नमस्कार। कल हमने कक्षा 10वीं में पहला अध्याय पढ़ा था, स्वर्णिम भारत प्रारंभ से लगाकर 1286 तक। आज उसका दूसरा प्रकरण है मौर्य वंश। मौर्य वंश का शासन 322 ईस्वी से लगाकर 232 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसमें प्रमुख रूप से 3 शासक हुए हैं। पहला शासक हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार और तीसरा अशोक महान के नाम से। हमारे देश के अंदर जो स्वर्णिम इतिहास रहा उसमें मौर्य वंश का भी प्रमुख स्थान है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी 322 ईसा पूर्व में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रमुख रूप से अपने शासन के अंदर जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं उसमें सबसे मूल काम क्या था? नंद वंश का नाश। चाणक्य ने कहा था कि मैं तुम्हारा वंश को समाप्त करूंगा। जो प्रण लिया था उसको पूरा करने का काम है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। दूसरा, महाजनपद के अंदर सबसे बड़ा जो जनपद था वो था मगध, जो वर्तमान के अंदर बिहार के अंदर है। उसके ऊपर उन्होंने अपना शासन स्थापित किया था 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो समस्त कार्यों के अंदर राजा को सलाह देने का कार्य करता। चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक की रचना की, जो हमारे इतिहास के अंदर आज भी देश की आर्थिक स्थिति किस प्रकार से सुदृढ़ की जा सकती है, तो इस पुस्तक के माध्यम से पढ़कर हम अपने आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत कर सकते हैं इसका अध्ययन करना चाहिए। भारत के अंदर जब चंद्रगुप्त शासन कर रहा था तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य तथा चाणक्य ने मिलकर मगध के लोगों को संगठित करके सिकंदर के खिलाफ खड़ा करने का कार्य किया, जिसके कारण ही सिकंदर की पराजय हुई। पराजय होने के बाद उसके बाद में सेल्यूकस, उसका जो सेनापति था, उसने भी चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ आक्रमण किया। उसमें इसकी पराजय हुई और उसने अपनी पुत्री हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। साथ में दहेज के रूप में 500 हाथी और जो प्रदेश जीते हुए थे वो उसको चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़े। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण किया और इसकी मृत्यु है 258 ईसा पूर्व में श्रवणबेलागोला, जो वर्तमान में मैसूर के अंदर है, वहां उनकी मृत्यु हुई, जो कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। इसका जो पुत्र हुआ था बिंदुसार, उसके बाद में वो शासक बना। 258 ईसा पूर्व में ये शासक बना और 272 ईसा पूर्व तक बिंदुसार का शासन रहा। इसने भी प्रमुख रूप से जो कार्य किए हैं, जो दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं दक्षिण के अंदर, वहां पर उसने विजय प्राप्त की। पहले मुख्य रूप से उत्तर भारत मध्य भारत का जो शासन था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था उसने दक्षिण भारत के अंदर जो प्रमुख स्थान थे वहां पर उसने विजय प्राप्त की। बिंदुसार के समय मुख्य रूप से तक्षशिला के अंदर 2 विद्रोह हुए। जो वर्तमान में तक्षशिला जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। जो हमारे महाजनपद के अंदर जो बहुत बड़े शिक्षा के केंद्र थे, एक नालंदा और दूसरा तक्षशिला, जो वर्तमान में तक्षशिला जो पाकिस्तान में है और नालंदा है वो भारत के अंदर बिहार राज्य में। उस समय एक यूनानी शासक बिंदुसार के समय आया था, उसने जिसका नाम था हाइमेकस, उसको अपना राजदूत बिंदुसार ने नियुक्त किया था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद, या कह सकते हैं बिंदुसार की मृत्यु से पहले ही, अशोक ने मगध पर शासन अपना स्थापित कर लिया। बिंदुसार नहीं चाहता था
फिर भी अशोक ने 273 ईसा पूर्व से लगाकर 232 ईसा पूर्व तक अशोक ने अपना शासन स्थापित किया। अशोक बिंदुसार की इच्छा नहीं थी, फिर भी उसने मगध पर आक्रमण करके अपना शासन स्थापित किया, जिसको हम अशोक महान के नाम से जानते हैं। यही बिंदुसार का पुत्र है। अशोक ने ही मुख्य रूप से दो उपाधियां धारण की थी, देवानापिय तथा देवानापिय दसी। ये दो उसने उपाधि शासन स्थापित करते ही, शासक बनते ही दो उपाधि धारण की थी। अशोक ने 261 ईसा पूर्व जो कलिंग का युद्ध है, इतिहास के अंदर इसका भी नाम है, उड़ीसा के अंदर एक स्थान है कलिंग, वहां पर ये 261 ईसा पूर्व में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, जिसमें लाखों सैनिकों की मृत्यु हुई। जब युद्ध समाप्त होने के बाद में अशोक ने उस स्थान को देखा, देखने के बाद उसका हृदय विचलित हुआ कि एक स्थान को जीतने के लिए इतने लोगों को समाप्त करना पड़ता है। उसके बाद में उसने प्रण लिया, आज के बाद में कभी भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और उसने बौद्ध धर्म की अपना लिया, यानी मैं आज से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करूं। उसके दो, एक पुत्र एक पुत्री थी, उसने उसको विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। अशोक ने ही 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जहां पर व्यक्ति रहकर अपना जो अंतिम जो 4 वर्ण 4 आश्रम होते थे, उन 4 आश्रमों के अंदर जो अंतिम आश्रम होता था, इन 4 गुफाओं में बैठकर वो अपना ध्यान इत्यादि लगा सकते थे। एक गुफा का नाम है सुदामा, दूसरा चौपाल, तीसरा विश्व झोपड़ी और चौथा कर्ण। ये 4 गुफा जंगलों के अंदर उसको बनाया था, वहां पर बैठकर कोई भी व्यक्ति ध्यान लगा सकता था। अशोक के समय किसानों से जो भूमि कर लिया जाता था वो 1/4 था, 4 हिस्सा लिया जाता था। किसानों को और राहत मिले और अच्छी सुविधा मिले, उनके ऊपर कर कम हो। बाद में उसने 1/4 कर को हटाकर 1/8 भाग कर के रूप में लेना प्रारंभ किया। अशोक ने जो उसकी नीति थी, युद्ध की नीति, उस युद्ध की नीति को उसने त्याग दिया कि मुझे आज के बाद युद्ध नहीं करना, क्योंकि कलिंग का युद्ध को देखकर उसका हृदय विचलित हुआ था, इतने लोगों को मैंने मारा है। तो उसने युद्ध नीति को त्यागा और उसकी धम्म नीति का पालन करना प्रारंभ किया। इन 3 जो महाशासक हुए हैं, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे बिंदुसार हो, चाहे अशोक, इनके कारण ही जो स्वर्णिम भारत का इतिहास है उसके अंदर इन 3 महाशासकों का नाम भी सम्मिलित है। परंतु अशोक की जो धम्म नीति थी, युद्ध नीति को त्यागने के कारण ही इसके बाद के जितने भी शासक थे उन्होंने लगातार युद्ध नहीं करने के कारण, वहां के सैनिक युद्ध नहीं करने के कारण युद्ध के अंदर जो कला थी उसको धीरे धीरे समाप्त हो गई, और इतने सैनिक है चाहे राजा है वो आलसी हो गए, जिसके कारण ये मौर्य साम्राज्य को आगे बढ़ाने का जो काम करना था आने वाली पीढ़ी को वो कर नहीं पाए, और विदेशी आक्रमणों के कारण, स्थानीय दूसरे शासकों के विरोध के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। कल हम इसके आगे का भाग पढ़ेंगे। जय हिंद।